हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी, उसकी खोज, डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज़, शेप इत्यादि हम देख चुके थे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने देख ली, कितने उसके पार्ट्स होते हैं वो हमने देख ली। इसके जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जैव जनन, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है और नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक माइटोकॉन्ड्रियन का जो जीवन काल है वो सामान्यतः 5 से 10 दिन का होता है, यानी कि 5 से 10 दिन, फिर वो उससे दूसरा बन जाता है या वो नष्ट हो जाता है, दूसरा भी बनता रहता है। इसी तरीके से 5 से 10 दिन का होता है। कोशिकाओं में इनकी उत्पत्ति निरंतर होती रहती है और हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो है फ्रॉम वेरियस सेल मेम्ब्रेन्स, विभिन्न कोशिका कलाओं से। किस किस से हो सकती है? विभिन्न प्रकार की कोशिका कलाओं से। इसमें हम देखेंगे तो रॉबर्टसन ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है कोशिका में उपस्थित जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व अंतःप्रद्रवी जालिका के अंतर्वलनों के द्वारा होती है। अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग, जो इन्वेजिनेशंस होते हैं, इनफोल्डिंग, अंदर जो फोल्ड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। रॉबर्टसन ने ये बताया था। मसल्स की यानी पेशियों की जो कोशिका है उसमें सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होती है। उसके बाद इसी कोशिका की अन्य कलाओं के प्रवर्ध, प्रोजेक्शंस इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यह समस्त रचना एक दोहरी कला युक्त पुटिकीय माइटोकॉन्ड्रियन बन जाती है। चूहे के यकृत व क्रेफिश की तंत्रिका कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंतर्वलन से होती है। और ग्रेग के अनुसार कुछ मामलों में केंद्रीय कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा भी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं, ये तो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एक तो इसके कौन कौन थे? रॉबर्टसन ने इसको बताया था कि इसकी जो उत्पत्ति होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, बनता कैसे माइटोकॉन्ड्रिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर सबसे पहले इन्वेजिनेट होती है, उसके बाद ऑन प्रोजेक्शंस है वो भी इन्वेजिनेट होकर के, इनफोल्डेड होकर के माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाते हैं। अब फिर दूसरी चीज़ आती है कि और किससे हो सकती है? बाय फिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन के द्वारा। ये किसने बताया था? लक एंड रिच 1964 एंड 65 के अनुसार नवीन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नए माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है कोशिका में पूर्व उपस्थित प्रौढ़ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रौढ़ यानी पुराना या ओल्ड या वृद्ध, जो माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि व विभाजन से होती है। अब क्योंकि मैंने बताया भी था, हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का ही डीएनए, आरएनए व राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। इसी कारण इनमें प्रोटीन संश्लेषण की भी क्षमता होती है। इससे भी इस विचारधारा को बल मिला कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः पुनरावृत्ति या सेल्फ रेप्लिकेशन योग्य स्वायत्त अंगक है, यानी कि वो अपनी रचना स्वयं कर सकता है। और अतः केंद्रक की भांति ही ये भी विभाजित होकर संतति माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करते हैं। संतति से मतलब है डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। तो न्यूरोस्पोरा की कोशिकाओं में विभाजन के दौरान सर्वप्रथम पूर्ववर्ती परिपक्व माइटोकॉन्ड्रिया के आकार में बढ़ोतरी होकर ये लंबी हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले राइट से स्टार्ट करो। सबसे पहले जो आकार है वो एनलार्ज होगा। आकार एनलार्ज के साथ ही क्या होता है? लंबी होती है। साथ ही आंतरिक कलाओं के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रियन के लगभग मध्य भाग में देख रहे होंगे आप, क्रिस्टी विभाजित होती है। सबसे पहले अंदर की ओर जो क्रिस्टी वो विभाजित होती है, 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। इसके साथ ही बाह्य कला भी संकीर्णित होकर 2 पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया बना देती है। कुछ परिस्थितियों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का भी विभाजन देखा जा सकता है।
वो भी देखा गया है। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व स्थित जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है पहले वाला, वो साइज़ में एनलार्ज हुआ, फिर अंदर उसकी क्रिस्टी में कंस्ट्रिक्शन यानी संकीर्णन हुआ, वो 2 भागों में बटी। अंदर की क्रिस्टी बढ़ने के बाद जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिवाइड होने लगी, उसमें कंस्ट्रिक्शन हुआ और फिर वो इतनी डिवाइड हो गई अंदर तक भी कंस्ट्रिक्ट होकर के 2 पुत्री माइटोकॉन्ड्रियन में डिवाइड हो गई। तो ये थी विभाजन द्वारा, फिशन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। तीसरी है माइटोकॉन्ड्रिया की डी नोवो उत्पत्ति। डी नोवो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डी नोवो से मतलब है नए सिरे से, नया नया बनना, यानी कि न तो इसकी उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, न ही प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से, अपने आप ही नए तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वथा नए सिरे से अर्थात डी नोवो उत्पत्ति के कई प्रमाण भी दिए गए, जैसे कि सबसे पहले किसने दिया? हार्वे ने 1951 में सी अर्चिन में, सी अर्चिन के डिम्ब में, समुद्री अर्चिन जो होता है उसके डिम्ब में, तथा बाद में अन्य ने मछलियों व न्यूरोस्पोरा कवक में माइटोकॉन्ड्रिया की डी नोवो उत्पत्ति का अवलोकन किया। इस संबंध में ये बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका में केंद्रक के विभाजन के उपरांत निर्मित संतति कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका द्रवीय पुटिकाओं में मुकुलन, बडिंग, बढ़ोतरी तथा कोष्ठीकरण यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्रिस्टी युक्त माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है मत, ये दोनों से अलग है बिल्कुल। इसके नए जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नए सिरे से बनता है। केंद्रक विभाजन के बाद ही संतति जो कोशिकाएं हैं उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स में मुकुलन में बढ़ोतरी से जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है उससे क्रिस्टी युक्त माइटोकॉन्ड्रिया संरचना बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। तो अब हम देखेंगे इसका इवोल्यूशन, कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओरिजिन, इवोल्यूशन। कोशिकाओं में एक अंगक के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति व उद्विकास यानी इवोल्यूशन को हम अगर देखें तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कई स्पष्ट प्रकार समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की उद्विकासीय उत्पत्ति को बैक्टीरिया से ही होना बताया है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का सहजीवी सिद्धांत सिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा क्रिया के द्वारा अवायु श्वसन करने वाली आदिम परपोषी यानी कि प्रिमिटिव होस्ट की कोशिकाओं में परजीवी जीवाणुओं ने प्रवेश किया होगा। ये मत कह रहा है ये चीज़, इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो ये मत कह रहा है कि ये परजीवी जीवाणुओं ने प्रवेश किया होगा। परपोषी की कोशिकाओं में ये जीवाणु क्रेब्स चक्र द्वारा वायु श्वसन करते होंगे। शीघ्र ही बैक्टीरिया तथा परपोषी कोशिकाओं में प्रगाढ़ अंतःसंबंध स्थापित हुए होंगे। इस प्रकार प्रवेश किए गए बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया और इस सिद्धांत को अधिकांश कोशिका विज्ञान ने स्वीकार भी किया है। बताओ, अगर हम सोचें तो शॉर्ट में बोले तो बैक्टीरिया व माइटोकॉन्ड्रिया में प्रगाढ़ समानताओं के आधार पर यह प्रस्तावित किया गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ जीवाणुओं के सहजीवी साहचर्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन से माइटोकॉन्ड्रिया का उद्विकास हुआ होगा। ये ऐसा कह रहे हैं कि बैक्टीरिया से हुआ होगा, प्रवेश कर गया वो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के थ्रू और वो हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू तो अवायु श्वसन में करने वाली और क्रेब्स साइकिल में वायु श्वसन करने वाली। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस हमने देख लिया, अब फंक्शंस देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के। बहुत सारे कार्य हैं इसके। कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? सबसे पहले तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के शक्ति ग्रह पावर हाउस होते हैं। समस्त जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उपयोग एटीपी के रूप में किया जाता है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कॉइन कहते हैं। ये सब हम जानते हैं। जंतु कोशिकाओं में 95% एटीपी अणुओं का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
इन कोशिकाओं में एटीपी संश्लेषण की एक विधि होती है जो कोशिकीय श्वसन क्रिया से संबंधित होती है। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। पादप की हरी कोशिकाओं में एटीपी निर्माण की 2 विधियां होती है। एक विधि जंतुओं की भांति ही श्वसन क्रिया से संबंधित होती है, दूसरी विधि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होती है। और दूसरी बताई दी कि प्रकाश संश्लेषण से इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है एटीपी का फॉर्मेशन यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी करेंसी है ये केमिकल बनता है, इसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, इसका बनना। इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश कहते हैं कि पादपों में भी प्रकाश फास्फोरिलीकरण द्वारा उत्पन्न एटीपी अणु सीधे कोशिकीय कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि इनका संग्रहण कार्बोहाइड्रेट्स व अन्य भोज्य पदार्थों में हो जाता है। जैसे ये बनता है तो फास्फोरिलीकरण क्रिया द्वारा जैसे ही बनता है तो इसका तो कोशिकीय कार्यों में उपयोग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स व भोज्य पदार्थों में उपयोग हो जाता है, तो ये बाकी जो सीधे कोशिकीय कार्य उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इन पदार्थों से ये जो है क्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन पदार्थों से जो भोज्य पदार्थ है उनसे एटीपी अणु पुनः प्राप्त किए जाते हैं। एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है। समस्त कोशिकांगों की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक एंजाइम्स व सह एंजाइम्स लगभग 70 प्रकार के पाए जाते हैं। एंजाइम एंड कोएंजाइम्स पाए जाते हैं 70 प्रकार के लगभग। माइटोकॉन्ड्रिया को जिन कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है उनमें से प्रमुख है, एक तो सबसे पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन जो हम अभी कर रहे हैं ना, और पादपों में भी जो श्वसन होता है वो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार है। उसके लिए जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही है हमें। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि TCA और ETS साइकिल के थ्रू होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 2 क्रियाएं हैं। फिर है एटीपी ट्रांसपोर्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत प्रमुख काम है। एटीपी ट्रांसपोर्ट। फिर है वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फिर है आयनों का परिवहन अथवा माइटोकॉन्ड्रिया की पारगम्यता, ट्रांसपोर्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है लिपिड्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। वसीय अम्लों के अणुओं की दीर्घावधि यानी कि इलोंगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकीय श्वसन को, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया वायु श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्थल होते हैं। वायु श्वसन की क्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तन जिसको कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्रेब्स चक्र, TCA साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम A में परिवर्तन यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स चक्र या TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनमें से जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं कोशिका द्रव्य में, कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस और कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A में जो कन्वर्जन है वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ये कोशिका द्रव्य में, जबकि TCA चक्र व ETS माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और प्रारंभिक कणों में संपन्न होते हैं। यानी कि TCA साइकिल जो है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जो ETS है वो प्रारंभिक कणों यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताए थे ना कल आपको, F1 जो होते हैं वहाँ संपन्न होते हैं। तो सबसे मेन 2 कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, TCA साइकिल एंड ETS। तो TCA साइकिल क्या है? ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हैंस क्रेब्स ने इस डिस्कवर किया था 1940 में, और यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है।
इस चक्र में एसिटिल कोएंजाइम ए तथा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का संघनन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है, जिससे साइट्रिक एसिड तथा बाद में इससे कई मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट जो मध्य में बनने वाले हैं इंटरमीडिएट कार्बनिक एसिड्स जैसे कि सिस एकोनिटिक अम्ल, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक अम्ल व मैलिक अम्ल बनते हैं और लास्ट में मैलिक अम्ल से ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का पुनरुत्पादन हो जाता है। क्रेब्स चक्र में 4 डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रियाएं होती है। प्रत्येक अभिक्रिया में H का एक युग्म यानी कि 2 हाइड्रोजन युग्म मुक्त होता है जो NADP, NAD व FAD को अपचयित कर इन्हें NADPH2 या NADH2 व FADH2 में बदलता है। इन अपचयित पदार्थों से बाद में ETS क्रिया द्वारा ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा TCA साइकिल है। शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसको आउटलाइन ही आपको समझाना है। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एसिटिल कोएंजाइम के बनने व क्रेब्स चक्र के दौरान उत्पन्न NADH2, NADPH2 व FADH2 अणुओं से हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन पृथक होकर श्वसन श्रृंखला कौन सी रेस्पिरेटरी चेन में प्रवेश करते हैं। इस श्रृंखला द्वारा ATP का निर्माण होता है। श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS के लिए आवश्यक एंजाइम्स तथा इलेक्ट्रॉन वाहक माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना यानी कि क्रिस्टी व प्रारंभिक कण एलिमेंट्री पार्टिकल्स में स्थित होते हैं। अतः ETS वो वास्तविक स्थल है जहाँ अंतिम अभिक्रिया के अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का उपयोग होता है और उपापचयी जल मेटाबॉलिक वाटर बनता है। ETS में हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन का परिवहन कई एंजाइम व हाइड्रोजन ग्राही पदार्थों से होता है। इनमें से कौन कौन से मुख्य हैं? फ्लेवोप्रोटीन, कोएंजाइम Q तथा विभिन्न साइटोक्रोम्स। श्वसन श्रृंखला में 4 या 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 4 जटिल तो हम देख ही चुके हैं। 4 कॉम्प्लेक्स देखिए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सेकंड तो बेस में होते हैं, जो थर्ड नंबर का उसके स्टॉक में होते हैं और जो हेड है उसमें फोर्थ होता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मुद्रा यानी कि ATP अणुओं का निर्माण होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। फिर है ATP अणुओं का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। बन तो गए, अब बन गए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू परिवहन होगा उसका। श्वसन श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होते रहते हैं। बने हैं तो वहीं स्टोर हो जाएंगे जब तक काम में नहीं आएंगे। कोशिका में जिस स्थल पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया गति करते हुए उस स्थल के आसपास एकत्रित हो जाते हैं। इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की कलाओं में संकुचन होता है, जिससे पीठिका में द्रव स्थैतिक बल यानी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में वृद्धि होती है। इससे जल तथा ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निचुड़ कर आ जाते हैं, स्क्वीज होके आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP स्तर के निम्न होने के साथ ही इसकी कलाओं का संकुचन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ATP अणु का परिवहन किया जाता है। तो ये तो था ATP अणु का परिवहन। फिर है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट फंक्शन है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में वसीय अम्लों का यानी फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीकरण होता है, जिससे एसिटिल कोएंजाइम का उत्पादन होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम का जो उत्पादन होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब्स चक्र में इस पदार्थ का आगे और ऑक्सीडेशन होता है। इस चक्र में एसिटिल कोएंजाइम A व ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का संघनन होता है। जंतु कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला व मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन संबंधी समस्त एंजाइम उपस्थित होते हैं और पादपों में भी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है
आयन ट्रांसपोर्ट और या फिर परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या आयनों का परिवहन अथवा माइटोकॉन्ड्रिया की पारगम्यता। माइटोकॉन्ड्रिया की कलाओं के आर पार विभिन्न प्रकार के आयनों का परिवहन इस अंगक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। अंतःकला की तुलना में बाह्य कला अधिक पारगम्य होती है। आयनों के परिवहन के लिए अंतःकला पर कई वाहक पदार्थ कैरियर सब्सटेंसेस स्थित होते हैं, जिनकी सहायता से एटीपी फॉस्फेट यानी PO4 आयंस में आयंस सक्सिनेट, मैलेट, आइसोसाइट्रेट, ग्लूमेट, एस्पार्टेट, बाइकार्बोनेट तथा कीटोग्लूटरेट आदि के आयन परिवहित होते हैं। अंतःकला उपरोक्त आयनों के प्रति पारगम्य होती है, लेकिन कई अन्य आयन जैसे कि क्लोराइड आयन, ब्रोमीन आयन, पोटेशियम, NAD+, NADP, AMP, CDP, CTP, GTP, कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A, ग्लूकोज आदि के लिए अपारगम्य होती है विभिन्न प्रकार के आयन के लिए। फिर है लिपिड्स का संश्लेषण, जो एक मुख्य कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया में वसी अम्लों व ग्लिसरॉल से वसाओं या लिपिड्स का संश्लेषण होता है। इसके लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है इलोंगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट है ये वसी अम्लों के अणुओं की दीर्घवृद्धि। कुछ जंतु कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वसी अम्लों के अणुओं के साथ एसिटिल कोएंजाइमी अणुओं का संयोजन कर इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। जैसे कि इस क्रिया द्वारा माइरिस्टेट या मिरिस्टेट का अणु एसिटिल कोएंजाइम से जुड़कर लंबा हो जाता है और पामीटेट में परिवर्तित हो जाता है। पामीटेट अणु पुनः लंबा होकर स्टीयरेट अणु में बदल जाता है। तो बच्चों ये तो थे इनके फंक्शंस, और जो अभी करवाए मैंने इसका बायोजेनेसिस एंड फंक्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।